अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं एमजी ग्रुप यूट्यूब चैनल्स, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के बारे में आपसे बात किया करूंगा और आपको उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करूंगा। और मैं आज की इस वीडियो में यूएस वीज़ा के बारे में बात करूंगा। और यूएस वीज़ा के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं अपने टॉपिक के जाने से पहले मैं कनाडा के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कनाडा वीज़ा जारी नहीं करता और कनाडा जो है ना वीज़े बिल्कुल भी नहीं देता, वो बिल्कुल गलत हैं। कनाडा जो है वीज़ा जारी करता है और कनाडा की पाकिस्तान में वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। कनाडा की सबसे पहले पाकिस्तान में वीज़ा रेशो 6 नंबर पर थी और अब वो फिर 5 नंबर पर आई और उसके बाद अब 4th नंबर पर है। और ये 4th नंबर पर 15 कंट्रीज में से फिर 4th नंबर पर है। और जुलाई में कनाडा ने 13,645 वीज़ास जारी किए हैं। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि जुलाई में तो एम्बेसी बंद थी। मेरे भाई, ये वो वीज़े जारी किए गए हैं जो कोविड-19 से पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। अब आप सोचें कि जो लोग कहते हैं कि कनाडा वीज़ा नहीं देता, तो ये वीज़े कैसे जारी हो गए। ये इसलिए जारी हुए हैं कि इनका प्रॉपर तरीके से काम हुआ था, इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की गई थी। और आपके वीज़े इसलिए रिफ्यूज़ होते हैं कि आप एक ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, ऐसे एजेंटों के पास चले जाते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से काम करना नहीं आता। बस वो एक छोटी सी फाइल तैयार करते हैं, अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद फिंगरप्रिंट लेटर निकालते हैं और आपको दे देते हैं कि आप जाएं फिंगरप्रिंट करवा के आ जाएं। और फिंगरप्रिंट करवाने के बाद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। क्यों होता है कि आपकी एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई होती, उनकी प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी नहीं की गई होती, इसलिए आपको वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। बाज़ ऐसे एजेंट होते हैं कि वो आपका अप्लाई तक नहीं करते और आपको एक फेक रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं ताकि आपकी ज़ुबान बंद हो जाए, आपका मुंह बंद हो जाए, आप उनसे कोई डिमांड ना करें किसी किस्म की। और आपके सामने वो सुरखरू भी हो जाते हैं कि हमने अप्लाई किया था जी और कनाडा वीज़ा ही नहीं देता। एक ही रीज़न बताते हैं जी, पर्पज़ ऑफ विज़िट, कि जी आपके पर्पज़ ऑफ विज़िट पे लगा जी, हमने तो हर चीज़ प्रोवाइड की थी, जस्ट आपको जी ये पर्पज़ ऑफ विज़िट पे रिफ्यूज़ल लगा दिया है। ये कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं है, हम क्या कह सकते हैं जी, ये उन्होंने कोई रीज़न तो नहीं दी हमें, जस्ट उन्होंने जी वीज़ा ही नहीं देना जी, ये तो एक बहाना था पर्पज़ ऑफ विज़िट का, वो तो वीज़ा ही नहीं देना चाहते थे इसलिए उन्होंने जी वीज़ा ही नहीं दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों का प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हुई है, प्रॉपर तरीके से काम हुआ है, उनका मैं 100% श्योर गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनका वीज़ा ज़रूर लगता है। कनाडा वीज़ा ज़रूर देता है, लेकिन आपके प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और जो लोग कहते हैं कि हम डन बेस पे काम करते हैं, वो हमेशा लोगों को जलील करते हैं। और ऐसे लोगों से पूछ लें जो डन बेस के चक्कर में ऐसे एजेंटों के पास फंस गए हुए हैं, और उनसे जाके हिस्ट्री पूछें, आपको पता चल जाएगा कि कौन है जो डन बेस पे काम करता है। मेरे भाई, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो डन बेस पे काम करता है। जस्ट वो आपको एक सुनहरी बात सुनाते हैं कि हम डन बेस पे काम करते हैं,
एक सुनहरी बात सुनाने के बाद आपसे वो पासपोर्ट लेते हैं। पासपोर्ट लेने के बाद फिर आप उनके हाथों में आ जाते हैं। फिर वो आपको जैसे जैसे खिलाते हैं वैसे वैसे आप खेलते रहते हैं। जैसे जैसे वो आपसे पैसे मांगते हैं फिर वैसे वैसे ही आप उनको पैसे देते जाते हैं, क्योंकि आपने उनके पास पासपोर्ट अपना दे दिया हुआ है, आप उनके पास फंस चुके हैं और जैसे उन्होंने कहना है आपने वैसे ही करना है। मेरे दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों से बचें और अपने पैसे को भी महफूज करें। अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे यूएस वीज़ा के बारे में। जो लोग कह रहे हैं जी अमेरिका ने अपॉइंटमेंट्स ओपन कर दी हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स ओपन हैं लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए ओपन है, सारी कैटेगरीज के लिए ओपन नहीं है। जैसा कि कुछ डॉक्टर्स वगैरह की अपॉइंटमेंट्स ओपन है, जो अगर कोई डॉक्टर वगैरह अमेरिका में जाना चाहते हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट्स ओपन है। और उसके साथ साथ जिनके हस्बैंड वगैरह अमेरिका में किसी वर्क परमिट की कैटेगरी में रह रहे हैं या किसी और कैटेगरी में रह रहे हैं, उनकी वाइफ उनको मिलने के लिए जाना चाहती है तो उनकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। और अब जो है ना, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट अवेलेबल की हुई हैं। और अमेरिका ने पहले जुलाई से लेके दिसंबर तक इस्लामाबाद एम्बेसी को भी और कौंसलेट कराची को भी सस्पेंडेड किया हुआ था। और ये जो चंद एक अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी की अपॉइंटमेंट्स थी ये उन्होंने अवेलेबल रखी हुई थी। और अभी तक B1 B2 विजिट वीज़ा वगैरह, फैमिली वीज़ा वगैरह या और कोई कैटेगरी ये अभी तक उन्होंने ओपन नहीं की, ये अभी तक भी सस्पेंडेड है। उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के लास्ट पर ये भी ओपन हो जाएंगी। मेरे भाई, आपने अगर अपॉइंटमेंट्स लेनी है तो जल्दी किस बात की है? जब अगर वो वीज़ा की कैटेगरीज B1 B2 विजिट वीज़ा ओपन करेंगे तो फिर अपॉइंटमेंट्स ले लेना, जल्दी किस बात की है? अगर आप पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, नवंबर की अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, अगर आप नवंबर की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं या आप दिसंबर के स्टार्ट में अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं, अगर हम वैसे नहीं ओपन होती तो फिर क्या करेंगे? आपकी अपॉइंटमेंट्स तो कैंसिल हो जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए मेरा आपको मशवरा है, अगर आपने अपॉइंटमेंट्स लेनी भी है तो आप फरवरी की ले लें, मार्च की ले लें, ये आपके लिए बेस्ट होगी अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। नहीं तो मेरा यही मशवरा है कि अभी आप अपॉइंटमेंट्स ना लें, क्योंकि अभी तक उन्होंने B1 B2 विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स जारी नहीं की और दूसरी कैटेगरी भी जारी नहीं की। सो आई सपोज डॉक्टर और स्टूडेंट वीज़ा के अलावा कोई और कैटेगरी है जो उन्होंने जारी अभी तक नहीं की। और सबसे अहम बात, अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए जब आप इंटरव्यू के लिए अमेरिका एम्बेसी में इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट की जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी फैमिली, रीजनेबल फैमिली बनाकर पेश किया जा रहा है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके ऊपर पूरी उतरनी चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिल सकता है, वरना आप रिफ्यूज़ हो सकते हैं। और एक और बात, जब आप इंटरव्यू के लिए वैसे में इंटर होते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए आप जो भी बात करने वाले हैं उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप से वो पूछ सकता है कि आप अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपका गैप बहुत ज़्यादा था पहले, तो आप इस गैप, आपकी एजुकेशन के गैप में आप क्या करते रहे हैं? तो अगर आप वहाँ कहते हैं कि मैं जॉब करता रहा था, तो फिर आपके पास वो एविडेंस भी होना चाहिए, आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या आप मुझे जॉब लेटर दिखा सकते हैं? अगर आपके पास जॉब लेटर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? कहाँ से उस वक़्त जॉब लेटर लेकर आएंगे? इसलिए आपने जो भी बात करनी है उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। और अमेरिका का वीज़ा 100% गारंटी के साथ लेने के लिए आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अमेरिका में क्यों जाना चाहते हैं?
आप अमेरिका में क्या लेने जा रहे हैं। ये पर्पज ऑफ विजिट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। और साथ साथ में आपकी इनकम ऑफ सोर्स भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपकी फैमिली टाइज पाकिस्तान में मजबूत होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा। उनको ये शो होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में एक मजबूत फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, आपके मुआशी हालात बेहतर हैं, आप अपना अमेरिका में अपना काम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे, ये उनको गारंटी होनी चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप उनको श्योरिटी नहीं देते कि आप पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, उनको श्योरिटी नहीं मिलती, तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और ये श्योरिटी आपने ये नहीं कहना जी मैं अब अमेरिका का विज़िट करके जी पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, ये कोई उनके लिए पुख्ता रीज़न नहीं है। आपकी ज़बान से अल्फाज निकले हुए उनके लिए पुख्ता रीज़न नहीं है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर पर्पज ऑफ विजिट, इनकम ऑफ सोर्स एक मजबूत किस्म के होने चाहिए। वो आपको जस्ट इंटरव्यू पे बुलाने का उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि आपको वो फिज़िकली देख सके, फिज़िकली चेक कर सकें। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करना चाहते हैं। आपका इंटरव्यू, आपके साथ इंटरव्यू करने का उनका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर 95% वो पहले ही डिसीजन ले चुके होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से फिल करें, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश ना छोड़ें जिस पर आपको रिफ्यूज़ कर दे। उसके अंदर पर्पस ऑफ विजिट एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डालें, इनकम ऑफ सोर्स एक स्ट्रॉन्ग किस्म की डालें, फिर आपको वीज़ा जारी होगा। और सबसे लास्ट पर मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने वाला हूँ और आपको बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमारे एम्बेसी के अंदर लिंक हैं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। मेरे भाई किसी का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मैं खुद बजाते खुद इस चीज़ का हुआ हूँ कि हमारे मुल्क के माया नाथ खां, अलहाज कारी अवैस रज़ा अहमद जो है ना, अगर उन्होंने भी अमेरिका का वीज़ा लेना है तो वो भी लाइन में लगते हैं। अगर किसी का लिंक होता तो उनको क्या ज़रूरत थी लाइन में लगने की, वो किसी लिंक के थ्रू बाहर से ही वीज़ा ले लेते, लाइन में लगने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए मेरे भाई, अगर कोई कहता है कि मेरा एम्बेसी में लिंक है, आप मुझसे काम करवाएं, मैं आपका 100% श्योर गारंटी के साथ काम करूंगा, तो मेरे भाई वो गलत है। किसी का कोई लिंक नहीं होता एम्बेसी में। वो आपसे जस्ट फ्रॉड करेगा, आपसे पैसे लेगा और फ्रॉड कर लेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, खुदारा ऐसे लोगों से बचें, ऐसे एजेंटों से बचें जो आपके पैसे को ज़ाया करते हैं, आपसे फ्रॉड करते हैं, जो कहते हैं हमारा लिंक है, हम डन बेस पे करेंगे आपका काम। वो बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा एजेंट नहीं जो डन बेस पे काम करेगा, कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं जो डन बेस पे काम करेगा। मेरे भाई, आप खुद से काम करें। जो इंसान खुद से काम करता है वो हमेशा कामयाब होता है। आप गूगल से हेल्प लें, यूट्यूब से हेल्प लें, या फिर किसी ऐसे कंसल्टेंट से हेल्प लें जो 100% श्योर प्रॉपर तरीके से काम करने वाला हो, उसे प्रॉपर तरीके से काम करना आता हो, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करे, प्रॉपर तरीके से वीज़ा ऑफिसर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ताकि आपके वीज़ा में कोई कमी ना रहे, आपको वीज़ा जारी हो। और लास्ट पे मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो में आप तक पहुँच सके।